हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस के स्टूडेंट्स और जो लोग नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी रेलेवेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंटरनेशनल फाइनेंस भी कहा जाता है। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस और किस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर जो है जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं किस तरह से ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर। और उसी तरह क्या है कि हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर है उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब वो इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर जो है फाइनेंस को मैनेज करता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उसी तरह क्या है कि मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम जनरल वे में उसको डिफाइन करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एज वेल एज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। और यहाँ पे जो हमारा गोल होता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। उसी तरह जब हम इंटरनेशनल के अंदर जब हम फिनांस को किस तरह से मैनेज करते हैं तो वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको हम इंटरनेशनल फाइनेंस भी कहते हैं। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो हम फिनांस को किस तरह से मैनेज करते हैं, दैट इज नोन एज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फिनांस इन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज ट्रेडिंग एंड मेकिंग मनी थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके अंदर हम अपने फंड्स की किस तरह से मैनेज करते हैं जब हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या जब हम फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज के द्वारा जो है वी वांट टू अर्न मनी। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट विद द इंटरनेशनल डीलिंग विद ओवरसीज बिजनेस पार्टनर्स। देखो, जब हम बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हमारा कोई वहाँ पे पार्टनर है, किस तरह से इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर हम जो इंटरनेशनल कस्टमर्स होते हैं, ग्लोबल कस्टमर्स होते हैं, ग्लोबल सप्लायर्स होते हैं, ग्लोबल लैंडर्स होते हैं, उनको हम किस तरह से डील करते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे किस तरह से हम फंड्स को प्रिक्योर करते हैं, किस तरह से उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से हम जो है अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस। और यहाँ पे देखो, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये हर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, एवरीबॉडी हु इज डूइंग द बिजनेस एट द इंटरनेशनल लेवल दे हैव टू मैनेज देयर फंड्स। अब हमने हल्का फुल्का जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए इंटरनेशनल फाइनेंस। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंस है इसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। देखो, जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है that is concerned with the monetary and macroeconomic interrelation between two or more countries। देखो, जो डोमेस्टिकली जब हमारा बिजनेस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है तो वहाँ पे हम अपने देश के अंदर जो फंड्स होते हैं उसको किस तरह से प्राप्त करना है, किस तरह से हमने उसको जो है यूटिलाइज करना है और किस तरह से जो है अपने शेयर होल्डर्स को वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। पर जब हम इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में क्या है कि जो पैसे का लेन देन होता है या जो वो इंटरनेशनल सिनेरियो पे जो बिजनेस करते हैं
तो वहाँ पे इंटरनेशनल फिनांस जो है उन चीज़ों को डील करता है। देखो इंटरनेशनल फिनांस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हमने डोमेस्टिक फिनांस को मैनेज करना है तो हमने विद इन कंट्री जो होता है डिसाइड करना होता है कि हमारी मनी मार्केट के अंदर से, कैपिटल मार्केट्स के अंदर से हमने किस तरह से फंड जो है रेज करना है। जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है या इंटरनेशनल फिनांस आ जाता है तो यहाँ पे हमने दूसरे देशों के अंदर से भी किस तरह से पैसे रेज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोन ले सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत जो पड़ती है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो कि रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे देखो एक देश का दूसरे देश के साथ या बहुत सारे देशों के साथ जब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस होता है तो वहाँ पे, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर रुपीज़ है, अमेरिका के अंदर डॉलर है, तो उस तरह हर एक देश की अपनी करेंसी होती है, तो वहाँ पे हमें एक्सचेंज रेट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और उसी तरह ही हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे हम जो है दो तरीके से हम कर सकते हैं कि एक तो डायरेक्टली वहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे अपने बिजनेस वगैरह सेटअप करते हैं, और दूसरा था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम दूसरे देशों के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज करते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जब हम दूसरे देशों के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। जो इंटरनेशनल फिनांस है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी नेशनल फिनांस, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हमारा बिजनेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, जैसे एक कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश है लेकिन उसकी ब्रांचेस जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड ओवर है, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू मैनेज the finance at various national level, that is why it is called multinational finance। मल्टीनेशनल फिनांस के अंदर देखो क्या है कि हमने अपने फिनांस को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो डिफरेंट करेंसीज आ जाती हैं जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी होता है, वॉलेटिलिटी होती है, हर एक देश की अपनी सरकार होती है तो वहाँ पे उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, लॉज होते हैं, पॉलिटिकल रिस्क होते हैं, मार्केट इम्परफेक्शंस होती हैं और एक्सपैंडेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि मैं आगे चल के आपको डिटेल के अंदर बताऊंगी। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो पे बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे हमारी मार्केट डाइवर्सिफाई हो जाती है, हमारी मार्केट ब्रॉडन हो जाती है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, रिटर्न भी इन्हांस हो जाती है। और उसी तरह क्या है कि जब हम मल्टीनेशनल फिनांस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें, क्योंकि अब हमने यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे डील नहीं करना, हमने इंटरनेशनल सिनेरियो में डील करना है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, टूल्स विच आर रिलेटेड टू हेल्पिंग द फर्म इन असेसिंग ग्लोबल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। देखो जब हमने फंड जो है ग्लोबल मार्केट से रेज करने हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स एंड एनालिटिक्स ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, कि वहाँ पे वो किस तरह से मैनेज होता है, क्या लॉज वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, किस तरह के वहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरह के लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरह से हम उनको टैप कर सकते हैं। So what are the reasons for the growth in international finance? कि इंटरनेशनल फिनांस इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो गया? देखो एक तो क्या है कि जैसे गेट की वजह से क्या है कि जैसे इनिशिएटिव लाइक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा भी भाई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो है इसको दूर करो और आपस के अंदर जो है इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर जो बिजनेस है वो इजी हो गया, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड की प्रमोशन ज़्यादा होगी और लोग जो देश थे वो एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस हो गई क्योंकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई, और इकोनॉमी जो है सुकर के एक पूरा दुनिया जो है सुकर के मतलब एक ही सिस्टम बन गया। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या था कि यहाँ पे बैंक ओरिएंटेड टू मार्केट ओरिएंटेड फेस बन गया। लिबरलाइजेशन के अंदर जब बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव शैकल्स थे, जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बहुत लंबे थे, क्यूम्बरसम थे, उनको रिमूव कर दिया गया, डी रेगुलेशंस हो गई, इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए। और उसी तरह क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या हो गया कि
जो था कि पूरा संसार जो था एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो गया। तो इंटीग्रेशन की वजह से क्या है कि इंटरनेशनल फिनेंस की आवश्यकता ज़रूर हो गई, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया। जब इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो गया तो डेफिनेटली वी रिक्वायर फिनेंस एट द इंटरनेशनल लेवल। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले, क्योंकि जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव टू मैनेज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिटिल बिट यहाँ पे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हल्का फुल्का अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जो फर्म इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंगेज होती हैं उनको हम इंटरनेशनल फॉर्म्स भी कह सकते हैं, मल्टीनेशनल फॉर्म्स भी कह सकते हैं, ट्रांसनेशनल फॉर्म भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल फॉर्म जो होती हैं जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें बाहर से अगर इंपोर्ट करते हैं तो बाहर हमें पैसे देने पड़ते हैं जो कि दूसरे देश की करेंसी होती है, और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम दूसरे देशों से जो है पैसे रिसीव करते हैं और उसको अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होती हैं बड़ी फर्म्स होती हैं, इनका हेडक्वार्टर जो होता है एक देश के अंदर होता है और इनके बाकी जो दूसरे देशों के अंदर जो है बहुत सारे बिजनेस जो होता है स्प्रेड ओवर होता है। और उसी तरह जो ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, देखो यहाँ पे जब मल्टीनेशनल कंपनीज की एक्सपेंशन होती है तो वहाँ पे होम और जो अब्रोड है उसका डिफरेंस जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्योंकि वो अपना बिजनेस इस तरह से एक्सपैंड करती है कि होम और अब्रॉड का डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो, जब हम मल्टीनेशनल सिनेरियो पे बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस जो है काफ़ी सारे देशों के अंदर स्प्रेड हुआ है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हमें फिनांस को किस तरह से मैनेज करना है उसकी नॉलेज होनी बहुत ही एसेंशियल है। तो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है या एक फर्म जो है इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस जो है लाइसेंसिंग के द्वारा, फ्रेंचाइजिंग के द्वारा, जॉइंट वेंचर के द्वारा, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, एस्टैब्लिशिंग न्यू फॉरेन सब्सिडीज के द्वारा कर सकती है। लाइसेंसिंग होती है कि जैसे एक फर्म जो है वन कंट्री लाइसेंस द यूज ऑफ सम और ऑल ऑफ इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, दूसरी फर्म को राइट्स दे देती है तो वो दूसरे देश के अंदर यूज करती है जिसके बदले में उसको फीस और रॉयल्टी मिल जाती है। फ्रेंचाइजिंग होती है कि जैसे एक फर्म जो है दूसरे देश के अंदर जो फर्म है उसको राइट्स प्रोवाइड कर देती है कि ठीक है आप मेरा ब्रांड नेम और लोगो यूज कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर के अंदर क्या होता है कि पार्टनरशिप हो जाती है, जैसे अमेरिका के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसके अंदर क्या है कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है, तो ये ज्वाइंट वेंचर्स हो जाता है जहाँ पे दो फर्म जैसे ABC लिमिटेड जो है अमेरिकन फर्म के साथ जो है ज्वाइंट वेंचर अमेरिका के अंदर सेटअप करती है, या एक कंपनी जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश है वो दूसरे देश के अंदर जो है अपनी फॉरेन सब्सिडरी क्रिएट करती है। और उसी तरह क्या है कि फर्म इन वन कंट्री एग्री टू ऑपरेट फैसिलिटी, जो दूसरे के बिहाफ पे उसकी फैसिलिटीज को ऑपरेट करती है, या जैसे मान लो एक इंडियन कंपनी है उसने अमेरिका के अंदर जो है अपना ऑफिस खोला हुआ है जहाँ पे क्या है कि दूसरी फर्म जो है उसको मैनेज करती है। तो इस तरह के मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है एंटर कर सकती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन pertaining to the foreign business in such a way as to maximize the value of the firm and its stock owner। देखो, जब इंटरनेशनल लेवल पे हम फिनांस को मैनेज कर रहे हैं तो जिसके अंदर क्या है कि हम अपने जो इंटरनेशनल बिजनेस हम करते हैं तो उस वक्त हम फिनांस के जो डिसीजन लेते हैं ताकि हमारे जो फर्म है, जो स्टॉक ऑनर्स हैं, उसकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमने किस तरह कहाँ से फंड्स लेने हैं, पहले हम देखते हैं कि हमें टोटल फंड्स कितने चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कितने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए किस चाहिए, किस तरह से हमने उसको इन्वेस्ट करना है, किस तरह का डिसीजन लेना है कि रिटेन करना है, डिविडेंड पे करना है। उसी तरह देखो, ये तो जो है डोमेस्टिकली भी जो फाइनेंशियल मैनेजर है इसको मैनेज करता है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे फिनांस को मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर को देखनी पड़ती है। एक्सचेंज रेट कितना है, इन्फ्लेशन रिस्क कितना है, क्योंकि वहाँ पे द पर्सन इज डीलिंग विद द मल्टीपल फाइनेंशियल मार्केट्स, और जहाँ पे क्या होता है कि उसको 100% एक्सेस नहीं होती। एक्सचेंज कंट्रोल्स क्या हैं, दूसरे देशों के रूल्स क्या हैं, लीगल लॉज अवेलेबल क्या है, पॉलिटिकल रिस्क क्या है, सोशल कल्चरल जो फैक्टर्स होता है दूसरे देशों के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है उसको असेस करनी पड़ती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द मैनेजमेंट ऑफ द होल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन विच इज रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे हम वहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, अपने वहाँ पे प्लांट जो है सेटअप करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, दूसरे देशों के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हम दूसरे देशों के अंदर उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे सेटअप होती है उनको परचेज करते हैं। और उसी तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो बिजनेस हम करते हैं उसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, फिनांसिंग, सब्सिडरीज सब कुछ आ जाता है कि वहाँ पे हम अपने जो फिनांस एक्टिविटीज़ होती है उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज जब इंटरनेशनल लेवल पे हम करते हैं जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन pertaining to foreign business in such a way to maximize the value of the firm and stock owner. अब देखो, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा मतलब अनसर्टन होता है। तो वहाँ पे हमें पहले उनके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, उनका इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल बैंक्स, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उनकी क्या वर्किंग है, किस तरह से मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं, किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस होती हैं, वहाँ पे हमारे पास कितनी लिमिटेड, हमारे पास कितनी एक्सेस है, कहाँ कितना अमाउंट हम वहाँ से रेज कर सकते हैं, क्या दूसरे देशों के रूल्स रेगुलेशंस हैं, और उसी तरह क्या है कि होस्ट कंट्री जिसके अंदर हमने ऑपरेट करना है उसके अंदर इन्वायरमेंट क्या है, कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, सब कुछ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो फिनांस है यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, बट साथ में क्या होता है कि पॉलिटिकल रिस्क भी होता है। कई बार देखो क्या होता है कि दूसरे देश के अंदर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे हमारा बिजनेस चल रहा है, बट ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि वो गवर्नमेंट जो है उसका नज़रिया बदल जाता है, वो सब कुछ बैन कर देती है, तो हमारा बिजनेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क जो है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो ज़्यादा रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस होती हैं, एक्सचेंज रेट्स के अंदर चेंजेस होती हैं, और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम दूसरे देश के अंदर इतना जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो किस तरह का बिजनेस वहाँ पे इन्वायरमेंट जो होगा, क्योंकि दूसरे देशों के टैक्सेशन लॉज क्या है, जो हमने अगर वहाँ पे यूनिट खोलना है तो उसको सेटअप करने का प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के देखो जो ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट कि हमने फंड्स को किस तरह से प्राप्त करना है यहाँ पे, क्योंकि कोशिश देखो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है चाहे वो डोमेस्टिक है, कि हमने लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर फंड जो है अरेंज करने हैं। फिर उसके बाद होता है कि उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है ताकि हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दें। देखो, इंटरनेशनल मार्केट जो होती हैं ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डिफरेंट एनालिटिक्स और डायनामिक्स लगाने पड़ते हैं, जो कि डोमेस्टिक जो मार्केट होती है उसके अंदर डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर अगर हम इंटरनेशनल फिनांस को मैनेज करते हैं तो यहाँ पे हम जो डोमेस्टिक लेवल पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस प्राप्त कर सकते हैं वही हम इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, देखो यहाँ पे भी जैसे डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो गोल जो है दैट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो यहाँ पे शेयर होल्डर की वेल्थ तो मैक्सिमाइज करनी है, साथ में जो है स्टेक होल्डर्स की भी करनी है, जैसे एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड कस्टमर। देखो, कोई भी गोल जो होता है जब तक हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, नहीं अचीव कर सकते। तो मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ वुड मीन मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ वुड मीन द मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई डू वी रिक्वायर इंटरनेशनल फाइनेंस। देखो, जो इंटरनेशनल फाइनेंस है जिसके अंदर हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है, कि जब हमने दूसरे देशों के अंदर बिजनेस करना है तो उस देश की करेंसी जो है का एक्सचेंज रेट क्या है, और उसी तरह इन्फ्लेशन रेट को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और उसी तरह क्या है कि हम जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। देखो, एक्सचेंज रेट जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हमें पता चलता है कि जो दूसरी करेंसी है वो कितनी स्ट्रांग है। तो
तो हमें इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी स्टडी करनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके दूसरे देशों के जो टैक्सेशन लॉज हैं, जो एफडीआई कि कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हम वहाँ पे अपनी मनी को सेफ रख सके। और उसी तरह क्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने किस तरह से रिपोर्ट करना है, किस तरह से हमने उसकी जो है रिपोर्टिंग करनी है, कौन से रिपोर्टिंग सिस्टम जो है हमने फॉलो करने हैं। और उसी तरह जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ये एक मीडिएटर रोल, जो मीडिएटर का रोल जो है निभाता है जब भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोई डिस्प्यूट जो है पैदा होती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि देखो जो फाइनेंशियल के जैसे हम फंड जो है बाहर से अरेंज करते हैं तो क्या फोर्सेस हैं कि जो हमें कहते हैं कि हमें फंड जो है डोमेस्टिक की जगह पे इंटरनेशनल लेवल पे जो है गैदर करना चाहिए। एक तो क्या है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम दूसरी जो मार्केट्स होती हैं उनको टैप कर सकते हैं। और उसी तरह ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सारे देशों के अंदर स्प्रेड ओवर हो गई है, बैरियर जो है रिड्यूस हो गए हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो बिना किसी रुकावट के है। और लिबरलाइजेशन के अंदर क्या है कि जो प्रोसीजर थे वो भी क्या है कि वो सिंप्लीफाई हो गए हैं, और कंपटीशन भी जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया है। अब व्हाट इज क्वेश्चन ये राइज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो 4 चीजें जो हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डोमेस्टिक से सेपरेट कर देती है। जब हम फंड्स की अरेंजमेंट करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो इन 4 चीज़ों को भी हम असेस करते हैं जब हम इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस को मैनेज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि देखो अगर अमेरिका से हमने जो है फंड्स रेज करने हैं, चाहे वो डेट फंड्स हैं, चाहे वो बेसिकली क्या है कि डेट फंड्स हैं, चाहे वो हमने जो है कोई भी सिक्योरिटी जो है उसके द्वारा फंड्स रेज करने हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो एडिशनल रिस्क होता है दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज। एडिशनल रिस्क विच ए फाइनेंस मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रेफर टू द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइस ऑफ द करेंसी, क्योंकि करेंसी की जो प्राइस होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आज डील हमें लग रही है कि डेट इज मोर प्रॉफिटेबल, बट वो लॉस मेकिंग के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि जब हमने वो डील की है तो उस वक्त हो सकता है कि जो यूएस का रेट है वो डिफरेंट हो, लेकिन जब एग्जीक्यूटिंग का टाइम है तो वो कुछ और रेट हो सकता है। तो जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। और उसी तरह पॉलिटिकल रिस्क बहुत होता है, एनी चेंज इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, तो वो हमारे क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरे देशों के चेंज हो जाते हैं, लॉज चेंज हो जाते हैं, टैक्सेशन एक्ट चेंज हो गया, तो नेचुरली हमारे बिजनेस को भी वो इम्पैक्ट करते हैं। जैसे इनरोन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि हाउस्टन बेस्ड एनर्जी जो कंपनी थी उसकी सब्सिडरी थी, उसने इंडिया का लॉन्गेस्ट पावर प्लांट जो है बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वहाँ पे जो महाराष्ट्र के अंदर 95 के अंदर वो डील कैंसिल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिशियन को लगता था कि ये वर्थ नहीं है, कि इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि इसको एग्जीक्यूट कर सके। और थर्ड जो है डेट इज द मार्केट इम्परफेक्शन, क्योंकि बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, डिफरेंट टैक्स रेट्स होते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर इम्परफेक्शंस होती हैं, सिमिलैरिटीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा मतलब डेविएशंस होती हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे हम बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, और हम फंड्स की हमारे पास ऑप्शन इंक्रीज हो रही है, और हम बिजनेस को लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, जिससे हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिल सकता है। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को हम असेस करते हैं कि हमें अगर बाहर हमने यूनिट सेटअप करना है, जो भी है जिस तरह से भी हमने वेंचर आउट करना है, तो हम उसका फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं कि हमें प्रेजेंटली पैसा कितना चाहिए, फ्यूचर के अंदर जब हम एक्सपैंड करते हैं तब हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो हमें टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना हमने फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, कितना हमने वर्किंग कैपिटल, तो वो सारी एस्टिमेशन करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो
शॉर्ट टर्म से कितना लेना है, लॉन्ग टर्म से कितना लेना है। फिर हम सोर्सेज को स्टडी करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो पे हैं तो हम वो सारी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उनके जो दूसरे देशों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि वहाँ पे जब हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लोज किन के अंदर जो है आसानी के साथ हो सकता है, एक्सचेंज रेट क्या है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे असेस करते हैं। और देखो यहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर है, व्हेन ही इज टेकिंग, देखो यहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर है, जब वो फिनांसिंग का डिसीजन ले रहा है तो डेफिनेटली ही हैज़ टू कंसिडर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस क्या है, ज्वाइंट गवर्नमेंट एक्शन क्या होगा जब हम दूसरे देशों को जो है फंड्स करते हैं। और वहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है किस तरह का हो सकता है, ये है फिनांसिंग। और उसी तरह क्या है कि देखो जब हमने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने फंड्स को जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, वाइज डिसीजन ले सकते हैं, हमारा एसेट जो है किस तरह का है, उसके अंदर करंट एसेट किस तरह के हैं, फिक्स एसेट किस तरह से है। हम जो है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर हमारा जो रिस्क होता है उसको हम स्टडी करते हैं। और उसी तरह देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल होती है डे टू डे रनिंग के लिए फंड्स के अरेंजमेंट, कि हमारे पास सफिशिएंट जो है लिक्विड रिसोर्सेज होने चाहिए। और किस तरह से हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की फ्लो की जो टाइमिंग है कि हमारे पास एडिक्वेट लिक्विडिटी बनी रहे, धारा चलती रहे, कितना हमने कैश अपने पास रखना है और वो कैश भी जो है किस करेंसी के अंदर रखना है। और यहाँ पे हमारी जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट करेंसी, ओवरऑल पॉलिसी, एक्सचेंज रिस्क। और जब हम दूसरे देश के अंदर अगर हमारी ब्रांच है तो वहाँ पे हमने फंड जो है किस तरह से जो है ट्रांसफ़र करने हैं। और उसी तरह देखो जो कंट्रोलिंग दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पे जो लोकल मैनेजर होता है कि वो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से देखता है कि किस तरह से वो चेक करता है कि जो मैंने पैसा लगाया है वो मुझे सफिशेंट रिसोर्सेज दे रहा है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो पे करते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्लेस्ड एट द पेरेंटिंग लेवल एंड द लोकल मैनेजर जो है वो मतलब दूसरे देशों के अंदर जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो फिर वहाँ पे असेस किया जाता है कि ओवरऑल जो है हमें कितना प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। और उसी तरह देखो जो इंटरनेशनल जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर है उसको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि वो जब दूसरे देशों के अंदर हम फंड्स को मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एक्सचेंज रेट के अंदर क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो टैक्सेशन सिस्टम है, और उसी तरह जब एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिलिएट को फंड्स भेजती है या उससे फंड रिसीव करती है तो उसके अंदर किस तरह से फ्लो होना चाहिए, जो लॉज हैं उसकी डेविएशन नहीं होनी, उसकी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। और इंटरनेशनल अकाउंट जब हमने दूसरे देशों को क्रेडिट पे सेल किया है, इन्वेंट्री है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उनको हमने किस तरह से मैनेज करना है। और जो अलग अलग हमारी ब्रांचेस हैं वहाँ पे हमने कैश जो है डेफिनेटली हमें उसी देश की करेंसी में ही रखना पड़ेगा, किस तरह से मैनेज करेंगे। जो इन्फ्लेशन है उसको हमने ध्यान रखना है, क्योंकि हर देश के अंदर क्या होता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट वेरिएशन करते हैं और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ होती हैं हमारे देश के अंदर है, जो दूसरे देशों के अंदर है, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है। हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कैसा है, कॉम्पिटिटर कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, अंदर कैसे हैं, किस तरह से हमने उनको मैनेज करना है। और किस तरह से क्या है कि वहाँ पे कोई थ्रेट तो नहीं है कि हमारे बिजनेस को कोई एक्वायर कर ले, क्या लीगल रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजर को देखनी पड़ती हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो मल्टीनेशनल फर्म है उसका जो फिनांस फंक्शन है तो उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक ट्रेरी है जिसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, फंड एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट फिनांसिंग, कैश मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखो जो ट्रेरी है कि किस तरह से वो पूरा एस्टिमेट करता है, किस तरह से फंड एक्वायर करने हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट की फिनांसिंग करनी है, लॉन्ग टर्म से करनी है, शॉर्ट टर्म से करनी है, किस तरह से जो है लिक्विडिटी मेंटेन करनी है और किस तरह से रिस्क को कंट्रोल करना है। कंट्रोलर के अंदर क्या होता है कि जो हमने फंड्स की इन्वेस्टमेंट की है उसको उसके ऊपर चेक रखना है, किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, किस तरह से हमने टैक्स को सेव करना है,
किस तरह से हमने उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक्सप्रेस करना है, किस तरह से हमने बजट बनाने हैं, किस तरह से हमने जो क्रेडिट लिया है उसको हमने मैनेज करना है। अब देखो जो इंटरनेशनल सिनेरियो पे हम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं उसके पीछे ये लॉजिक होता है कि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है कि यहाँ पे जो है, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर हम जब बिजनेस सेट करते हैं, हमारा बिजनेस एक्सपैंड करता है, वहाँ पे हमें जो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती हैं और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी प्रमोट होती है कि जो देश जो है जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा कंपैरेटिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम दूसरे देश के अंदर जाके जो है प्रोड्यूस करते हैं कि वहाँ पे हमें कॉस्ट जो है कम पड़ेगी। और जो है इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हमें लगता है कि एसेंशियल रॉ मटेरियल हम दूसरे देश से मंगवा सकते हैं, अपनी मार्केट को ब्रॉडन कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, हायर रिटर्न कमा सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमारे पास फंड सरप्लस है तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके भी वहाँ पे रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स। और उसी तरह क्या है कि अगर आपने शशि अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है फिनांस के ऊपर मिलती रहे।